बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान, मेरे साथ इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब मौजूद हैं रावलपिंडी से। उनसे हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, पहला मामला डॉन लीक्स का, जो मुबैना तौर पे चीजें बाहर आ रही हैं, उनमें 3 नाम लिए जा रहे हैं और ये ब्यूरोक्रेटिक नाम है। परवेज रशीद साहब का पहले ही था, तारिक फातमी साहब का आप कह रहे थे कि कुर्बानी का बकरा उनको बनाया जाएगा, लेकिन हुकूमत या हुकूमती वुज़रा इस पर भी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं, अभी तो रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा। तो शेख साहब, जो चीजें बाहर आई हैं और रिपोर्ट भी अगर ऐसी आती है तो आपके ख्याल में इंसाफ हो गया है? देखिए, मेरा ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल तो बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्सियत को या 2 शख्सियतों को बचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और एक दरमियानी रास्ता ढूंढ लिया गया है। और मैं तो 1 महीना 1.5 महीने से पहले सबको बता रहा हूं कि राव तहसीन, फातमी और परवेज रशीद, एक चौथे भी थे, उनका नाम नहीं आ रहा, मुझे लेना मुनासिब नहीं है, इंफॉर्मेशन के बेचारे छोटे हैं। और अगर अदारे ये समझते हैं कि ये काफी है तो फिर काफी है, क्योंकि अदारों के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जिस दिन पहले दिन फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग करते हैं, पहला सवाल फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में ये होता है कि पनामा का क्या बना जी। जब वो खारियां जाते हैं तो यही होता है सवाल, यंगस्टर करते हैं। ये एक छोटी बात नहीं कि 300 दिन में वो 3 जगह जाते हैं, तीनों जगह जवान उनसे कहते हैं, सर व्हाट अबाउट पनामा लीग, व्हाट अबाउट डॉन लीग। वो कहते हैं थिंग्स विल बी ऑलराइट, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट एंड तमाम मामला ठीक होंगे और जो कल्प्रिट हैं वो उनको पनिशमेंट होगी। इन द एंड इस पर इत्तफाक राय हो गया है, लेकिन इत्तफाक राय भी ऐसा हुआ है कि कौम भी इसको कबूल नहीं कर रही, अदारे इसको कितना कबूल कर रहे हैं ये तो अदारे बता सकते हैं। कौम समझती है कि इन बेचारों की क्या हैसियत है। राव तहसीन मेरे नीचे काम करता रहा और फातमी साहब तो क्या पिद्दी का शोरबा, उसकी तो वैसे ही खामखा आपने, उसकी क्या औकात है, अल्लाह माफी दे, अल्लाह से डर लगता है, उसकी क्या हैसियत है ये लीकेज करने वालों में से। जाहिर है ये छपा है, छपना जाते खुद एक सबूत है। और जिन लोगों के नामों को बचाया गया वो कहते हैं जी वो लोग अपनी सहेलियों का फोन इस्तेमाल करते हैं। सो ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो अपने फोन से हदायत नहीं देती, अपनी सहेलियों की, सहेली के, खास सहेली के फोन से ये सारी हिदायत देती हैं। ये मामला पाकिस्तान की सियासत में डॉन लीक्स और पनामा लीक्स, ये 60 दिन या 90 दिन या 100 दिन का ये फैसला कुन दौर है। ये फैसला किन दौर है, ये हो नहीं सकता कि डॉन लीक और पनामा लीक से ये बच जाएं। और अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सारे इलेक्शन की तैयारी की तरफ जा रही हैं सारी पार्टियां, कि सिर्फ यही इशू होंगे, मैं नहीं समझता कि सिर्फ यही इशू होंगे। इश्यूज, बेसिक इशू ये है कि ये गवर्नमेंट अवाम का कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है। ये वही नवाज शरीफ हैं जो बेनजीर को उन्होंने बरमला कहा था कि शी इज ए सिक्योरिटी रिस्क, कि बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं। और आज फौज ये कहती है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सिक्योरिटी रिस्क है, देन व्हाट्स द सॉल्यूशन। मैं एग्जैक्ट वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इफ प्राइम मिनिस्टर हाउस इज नॉट सेफ देन व्हाट। मैं इसमें इज़हार अहम की भी इजाफा नहीं कर रहा। सो ये हालात काफी पेचीदा होते जा रहे हैं और ये इतने पेचीदा होते जा रहे हैं कि ये रुख किसी तरफ भी हो सकता है, और जो नहीं होना चाहिए था। देखें ना, आज ऑलमोस्ट इमरान खान निकल आए बाहर। परसों उन्होंने परेड ग्राउंड में एक जलसा करना है, अवामी मुस्लिम लीग भी उससे लाल हवेली में पार्टिसिपेट करेगी। उसके बाद कराची हैं, फिर केपी के हैं, फिर और अगर सियालकोट भी जा, आज मैंने खोस। लेकिन शेख साहब, मैं जरा इसी पे सियालकोट भी जा रहे हैं। अभी डॉन लीग से हम निकलते नहीं ना। मैं एक सब सर, अवाम नहीं मानती ना माने, अपोजिशन नहीं मानती ना माने। मामला तो एक इदारे का और मामला जो है वो एक हुकूमत का है। अगर इन दोनों के बीच में कंसेंसस होने के बाद 2 या 3 नाम आ जाते हैं तो आपके मानने या मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं स्पेसिफिकली डॉन लीग्स की बात कर रहा हूं। कह तो आप ठीक रहे हैं,
लेकिन अदारे में रिप्यूट होना किसी गवर्नमेंट का, अदारे में उसको एक्सेप्ट करना, अगर चंद बड़े इसको एक्सेप्ट कर लें तो क्या ये डाउन द अर्थ ये एक्सेप्ट हो गया है? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। और जो फैसले बाला बाला किए जा रहे हैं, क्या उसकी बेस में भी वो काबिल कबूल है? माई रिप्लाई इज नो। और आप जिन बातों को कह रहे हैं कोई मजाक नहीं है। 2 चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सादक और अमीन नहीं, करप्शन की मशीन है। 2 सूबों ने उसके खिलाफ करारदाद पास की है। 2 पार्टियां उसके खिलाफ गो नवाज गो, इमरान खान और पीपीपी सड़कों पे है। अवामी मुस्लिम लीग तो पहले ही थी, लेकिन 2 बड़ी पार्टियां सड़कों पे हैं। और एक ऐसा महाज पाकिस्तान के अंदर परवान चढ़ रहा है, और जो सी पैक की सूरत हाल है, जिसमें कि मैं उसका सबसे बड़ा हामी हूं, लेकिन बात का डर लगता है कि पाकिस्तान की सॉवरेंटी का ही सवाल पैदा ना हो जाए। अगर आप मुझे डॉन लीग्स के पहले सवाल का जवाब चाहते हैं, ये दुरुस्त है कि अदारों में और हुकूमत के दरमियान एक स्टैंडिंग हो चुकी है। ये दुरुस्त है कि ये तय पा गया कि ये लोग जो हैं ये फारिग हो जाएंगे और एक का पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा। तो क्या राव तहसीन जो है उसकी, वो तो कहता है मैं शेख साहब उस दिन पिंडी में इस्लामाबाद में ही नहीं था, लेकिन क्योंकि खबर लगी है और एक अखबार में लगी है और उसकी बिहाफ पे ये सब कार्रवाई हो रही है, लेकिन जितनी डैमेज अदारों में हुकूमत हुई है, जितनी धूल इस हुकूमत के चेहरे पे अदारों के अंदर पड़ी है, उसका शायद हुकूमत को अंदाजा नहीं, क्योंकि उनका एक ही नारा है, मैं ना मानूं। सर डैमेज जब होता है तो नजर आता है, इदारा भी खुश, हुकूमत भी खुश, आप जो मर्जी करते रहे। मैं वही बात दोबारा मैंने मादरत के साथ साथ, लेकिन अब पनामा वाले आ जाए शेख साहब। ना अदारा खुश है, ना अदारा खुश है, ना हुकूमत खुश है। हुकूमत के चेहरे पे खुशी लटकी हुई है, एक एक शहर के खंबे पे खुशी लटकी हुई है। एक शहर के खंबे पे मेरे दोनों हलकों 55 और 56 में इनकी तस्वीरें लटकी हुई हैं, खुशी नहीं लटक रही। ये वो डर और खौफ लटक रहा है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा, जो इतनी सारी हमने दौलत लूटी है, अरबों ट्रिलियन रुपीस इकट्ठे किए हैं, उसका क्या बनेगा? इनके हाथ कुछ नहीं आएगा, इनकी रुसवाई शुरू हो चुकी है। गो नवाज गो तहरीक अब आप लोग दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस मरतबा पीपल्स पार्टी ने भी यही नारा लगाया है। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, इमरान खान साहब भी चला रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जरदारी साहब अगर करप्शन के खिलाफ तहरीक चलाएंगे तो आपकी तहरीक को नुकसान होगा? देखें, हमारे कहने पे तो जरदारी साहब नहीं चला रहे। मैं उस मीटिंग में मौजूद था जब जरदारी साहब ने एपीसी बुलाई, तो उन्होंने कहा ना इन नकाती एजेंडा कोर्ट्स और ये और वो मिलिट्री कोर्ट्स। मैंने कहा जनाब, ये जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, आपके सामने गलत बयानी से काम ले रहे हैं। हम सब फौज के सामने मान आए हैं कि हमें ये कबूल है। एक शेरपाव वाहिद आदमी था जिसने कहा कि शेख रशीद सच कह रहा है जी। मैंने उस आसिफ जरदारी साहब को कहा कि आप पनामा लीग और डॉन लीग की बात करें, बिलावल को आगे लाए। मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि आपके आगे आने से आपकी पार्टी की सियासत छा जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। आप डंप कर रहे हैं बिलावल को और खुद आगे आना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी की और एक बेस पे। तो उन्होंने कहा कि बिलावल वक्त पे उसको भी आगे लाएंगे। अभी मैंने एक रोल प्ले करना है और मैं नवाज शरीफ के साथ ना था ना हूं। अब उन्होंने एक वाज़े स्टैंड लिया है, और किस हद तक लिया और कब तक लिया है ये उन्हें पता है, मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। और मैं जाती तौर पर ये देखिए, पीएमएलएन ये कहती है कि जरदारी जब करप्शन की बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो नवाज शरीफ साहब को उसका फायदा होता है कि जरदारी साहब ये बात कर रहे हैं। वो तो बड़े खुश है इस बात। ये तो वोटों की जब बात होगी, जब वो वोटों की बात होगी, फिर पता लगेगा कि अवाम की यादाश्त में ये चीज शामिल है क्या। अवाम भूले तो नहीं सरे महल को, अवाम भूले तो नहीं $6 मिलियन को जो पनामा लीग में जो स्विट्जरलैंड के। ये तो लोगों पे डिपेंड करता है जब इलेक्शन के दिन आएंगे। अभी तो नवाज शरीफ उनको कह रहे हैं, वो नवाज शरीफ को साहब को कह रहे हैं, और एक दरमियानी रास्ता आसिफ जरदारी ने कहा कि मैंने खत्म कर दिया है। राह पे आ जाने और वाह पे आ जाने अल्लाह को पता है, और आसिफ जरदारी को पता है, और नवाज शरीफ को पता है। लेकिन उसने गो नवाज गो का नारा लगाया है। मैं शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग की ये ख्वाहिश है कि रेजिग्नेशन, नवाज शरीफ के रेजिग्नेशन पे
इत्तफाक और इत्तेहाद हो जाए, बाकी बातें अपनी अपनी की जाएं। इमरान खान आसिफ जरदारी का पोस्टमार्टम करें, आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का पोस्टमार्टम करे। ये एक जो ट्रायंगल फाइट है, जिसमें ट्रायंगल फाइट का तीसरा वोट बैंक है, वो पीपल्स पार्टी को अगर मिलता है तो वोट इमरान खान का टूटता है। ये फैसला वक्त करेगा, या सारी कौम सारी पीपल्स पार्टी देखकर फैसला करती है कि उसका वोट किधर फैसला कौन होगा। सो ये मेजर बात है। शेख सरवाज गो तहरीक जो है उसमें आप पार्टनर हैं इमरान खान साहब के, और कौन कौन किस किस को शामिल करेंगे? पीपल्स पार्टी की जो है उन्होंने तो अपनी एक अलग तहरीक अब शुरू कर रखी है। वो अलग कर रखी है, सारे पाकिस्तान की पार्टियां शामिल हो जाएंगी। एक असफंद यार वली ने कहा कि नहीं होगा, और एक मौलाना, सर मैं खुद कह रहा हूं कि असफंद यार वली नहीं होगा और एक मौलाना फजलुर रहमान नहीं होगा। असफंद यार को डर है कि मेरी भी बारी लगेगी। 38 करोड़ रुपए जमा है, जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेटें जाली निकली हैं, बीच में बुलेट को रोकने की जगह ही नहीं थी, कपड़ा था, पैसे जमा कराए हैं। आप ये देखें ना, इनकी औलादें किस करप्शन में मुलव्वस रही हैं। बदबूदार माशरे का एक रुकन है असफंद यार वली खान, और ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं। और मौलाना फजलुर रहमान ने चुप साधी हुई है, वो गहरा सियासतदान है, लेकिन वो वक्त आ गया है जब हर आदमी को अपने आप को क्लियर करना है। आसिफ जरदारी ये क्लेम करते हैं कि मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ ले सकता हूं, ये वो क्लेम करते हैं। जरूरी नहीं कि फजलुर रहमान साहब इस बात को हाँ या ना में जवाब दें, लेकिन उनका ख्याल है कि वो फजलुर रहमान को क्लेम कर सकते हैं आने वाले हफ्तों और महीनों में, नहीं ये 60-90 दिनों का खेल है, इसमें सब पता लग जाएगा। ठीक है, तो शेख साहब अब हम ये समझे कि हुकूमत को दो मुख्तलिफ तरीकों का सामना है। एक तरीक जरदारी साहब लीड करेंगे और दूसरी तरीक यहां से इमरान खान साहब लीड करेंगे, और इस तरीक का आप हिस्सा है। तो ये हुकूमत के लिए मुश्किल बड़ी है या कम हुई है इस डिवाइड से? हुकूमत बेशर्म हो चुकी है, ढीठ हो चुकी है, कमजर्फ है, ज़हनी पस्ती का शिकार है, और वो चाहती है कि कोई ऐसी हवा और आंधी आए जो गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर कोई तलाजमा उनको जड़ से उखेड़ के बाहर फेर दे, वो दोबारा अपने आप को सियासी शहीद और गाजी बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर जगह लड़ने के लिए तैयार है, जिद के महाज पे। कोई लोग, ये 8-10 छिछोरे किस्म के लोग, ये एफिड्रीन अब्बासी टाइप के लोग, 2-2 टन जिन पे एफिड्रीन की खरीशाते हैं, वो इनके लीडर हैं। बीच में खड़े हुए फोटोएं खिंचा रहे हैं नवाज शरीफ साहब और शहबाज साहब। शर्म की कोई हद होती है। जिस कौम के लीडर मंशियात फरोशों के साथ खड़े हों, फिर लोग यही कहते हैं ना कि हराम की कमाई का कोई पैमाना नहीं होता, चाहे कमीशन से हो, चाहे करप्शन से हो, चाहे एफिड्रीन से हो। शेख साहब, जिनको आप अभी एफिड्रीन वाला कह रहे हैं, मेरे पास सवाल मौजूद है क्योंकि अब आपने मौका दिया है। उन्होंने कहा कि हनीफ अब्बासी ने कहा कि 2013 तक मुस्लिम लीग नून में शामिल होने के लिए आप कोशिशें करते रहे और फिर वजारत की भीख मांगते रहे मुस्लिम लीग नून से, और वो नहीं मिला तो आप उनके खिलाफ हो गए हैं। ये हनीफ अब्बासी साहब ने आपके बारे में कहा। गुजारिश है कि बाज उम्र के तक होते हैं कि जिसमें इंसान झूठ नहीं बोल सकता। मैंने नहीं किए, नून ने मुझे कहा कई मरतबा उस वक्त, लेकिन मैं इमरान खान को जुबान दे चुका था। मैंने नून को टिकट के लिए अप्लाई किया था, एक इजी इलेक्शन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी मैंने मिन्नत शिन्नत किस लिए करनी थी जी? मैं तो नवाज शरीफ साहब मुझे जानते थे पहले दिन से, मैंने वजीर आजम बनाने के लिए उनको, मेरा बड़ा रोल था। हनीफ अब्बासी का तो मेरा मतलब है जमात इस्लामी से जंप आउट होके, और अगर आप समझते हैं, आप देख लें इस वक्त शहबाज शरीफ साहब अगर उनके दोष आते हैं, ANF की रोकी रखें जी। हमारी बला से इस मुल्क में हर चोर छा जाएगा, हर मंशियात फरोश छा जाएगा। और जहां तक ये तल है कि मैंने किसी की मिन्नत नहीं जी, खुदा ना करे कि वो वक्त आए मैं तो किसी की जूतियों के भी काबिल नहीं हूं। मैं मिन्नत क्यों करूंगा किसी की? वाई शुड आई? जो टाइम मैं आज इंजॉय कर रहा हूं, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह मुझे इतनी इज्जत देगा। मैं 7 दफा वजीर रह चुका हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था
कि मेरे प्रोग्राम आवाम की आवाज जाएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग स्विच ऑफ कर देंगे अगर मेरे प्रोग्राम सामने नहीं होंगे। ये अल्लाह सुब्हान ताला का कमाल है कि 8 करोड़ और 40 लाख 8 करोड़ 40 लाख लोगों को जिसका प्रोग्राम उसकी जिंदगी में कोई सुन ले, वो तो उसके अलावा क्या उसने बांस पे चढ़ना है। ठीक, मेरी ख्वाहिश नहीं है। ठीक है, ना मैं प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हूं ना मैं। जी सर, ठीक है। तो शेख साहब अब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो वो जो 10 अरब रुपए वाला मामला है इमरान खान साहब का, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल हो, और उसके ऊपर मरियम नवाज ने का जो ट्वीट किया झूठा नंबर 1 का किया, और उसके अलावा असफंद यारवरी ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया, और उसके ऊपर खासी लेदे हो रही। क्या वाकई में खान साहब को किसी ने 10 अरब रुपए की पेशकश की थी? एक ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथ ही। वेलकम बैक नाजरीन। शेख रशीद अहमद साहब, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है कि 10 अरब रुपए की उनको पेशकश हुई थी, और ये पेशकश उनको हुकूमत की जानिब से की गई थी, मियां साहब की जानिब से, कि वो पनामा के इशू के ऊपर खामोश रहे। ये स्टेटमेंट देखकर आपको लगता है इमरान खान साहब ने हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है या अपने आप को मुश्किल में डाल दिया? मुझे नहीं मालूम। अभी आपने कहा कि मरियम ने ट्वीट किया कि झूठा, मेरा नहीं ख्याल इमरान खान झूठा आदमी है, और मुझे ये भी नहीं पता कि किसने उनको ऑफर की, और ये इमरान खान का सवाल है। मेरे सामने तो कभी एक दफ़ा मेरी मौजूदगी में ये बात हो रही थी, जहांगीर साहब थे और शाह महमूद साहब थे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इसकी इंक्वायरी में। सो मैं इश्यूज़ की बात करता हूँ। मैं इमरान खान साहब से ये इंटरव्यू जब आप करें तो उनसे जवाब पूछें, मुझे नहीं पता वो कौन शख्स है। शेख साहब, ये ऑफर वैसे हो सकती है, आपकी असेसमेंट क्या है इसमें? नवाज शरीफ कुछ भी कर सकते हैं जी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, तो बहुत मामूली बात है। पहला तो उनकी हाथ की मैल है, कौन सा अपनी जेब से दे रहे हैं? अपनी जेब से तो उन्होंने कभी किसी को चाय नहीं पूछी, अपनी जेब से तो उन्होंने कभी 10 रुपए नहीं खर्च किए। ये सब सरकार का माल होता है। अभी मैंने आज खोसा साहब से मुलाकात की है और मैंने उनको कहा जी कि आप मेरी तरफ से केस लड़े कि ये एक मुईद पीरजादा ने गालबन, मैंने पढ़ा है, मुझे तो एक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इतनी समझ नहीं है, ये क्या कहते हैं ये सोशल मीडिया की, कि 38 करोड़ रुपया इन वकाला को दिए गए हैं। ये देखें, अगर दिए हैं तो इस पर केस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि नवाज शरीफ का केस जो है सरकारी पैसों से क्यों लड़ा गया है। सो इस पर इंशाअल्लाह ताला मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं लतीफ़ खोसा साहब को खड़ा करूंगा। अच्छा, तो शेख साहब मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब को ऑफर आई है तो आप भी एक मुस्तकिल दर्द सर हैं हुकूमत के लिए, आपको कभी कोई ऑफर कोई इस किस्म की आई? मुझे कभी किसी ने ऑफर, अल्लाह ना करे, देखें एक बेसिक बात यह है कि नवाज शरीफ मुझे जानते हैं, मैं नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता हूं। वो उस वक्त मुझे जानते हैं जब भावलपुर जेल में गाए बगाए वो मुझे मुलाकात करने आते थे और देखते थे, वो हैरान होते थे कि इस गर्मी में, और मेरा तो कोई केस नहीं था, केस तो नवाज शरीफ का था। कलाशनकोव एक झूठी निकली इसी वजह से, और मैंने 7 साल कैद काटी। सो 7 साल की कैद में वो मुझे जानते हैं कि भाई मुझसे किसी ने राब्ता ही नहीं किया जी, और मैंने अपना केस खुद लड़ा है। मैं इस सिलसिले में सरजील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं इस सिलसिले में एतजाज एहसन का और खोसा साहब, तीनों, सरजील ने भी, मेरी बैरिस्टर ने बड़ी मदद की, और मैं तो एक स्पोक्स पर्सन था इन तीनों वकाला का आगे, और मुझे खुशी है कि जजेस ने भी फैसले में मुझे बड़ी सख्त ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। हालांकि ये मेरा पहला या दूसरा केस था, मैंने तो कभी प्रैक्टिस नहीं की। सो मुझे ना किसी ने ऑफर की, ना मेरे से कोई राब्ता है, ना मुझे राब्ते की ख्वाहिश है, ना पीछे मैं मुड़ कर देखता हूं। ठीक है शेख साहब, पोस्ट पनामा सिनेरियो जो है उसकी तरफ आते हैं कि एक JIT बनाने का कहा गया। अब 1 हफ्ता मुकम्मल हो गया फैसले को, आजकल में JIT का मामला भी आगे बढ़ जाएगा। आप कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब के बैठे हुए ये मुमकिन नहीं कि वो वजीर आजम पाकिस्तान हो और उनकी इंक्वायरी मुकम्मल हो सके, वो रिजाइन करे और फिर इंक्वायरी हो। ये मामला ठीक है, या आपको ये लगता है कि जो JIT में इदारे और अफसरान शामिल हैं वही मुतनाज़े है? देखें, हर आदमी की अपनी राय है। मैं अवामी मुस्लिम लीग की तरफ से मैंने सबसे पहले कहा कि हम रिव्यू में नहीं जाएंगे। हमारी ख्वाहिश यह है कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें और ये JIT फ्री हो जाए।
लेकिन जब ये नहीं होगा, इसके बावजूद भी अवामी मुस्लिम लीग JIT में सुप्रीम कोर्ट को असिस्ट करेगी। इसका मतलब ये ना कि समझा जाए कि हम रिव्यू करेंगे, हम बुरे और अच्छे की तमीज के लिए डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जी, हर 15 दिन के बाद विद प्रूफ करेंगे। शेख रशीद अवामी मुस्लिम लीग इस JIT में पार्टिसिपेट करेगी जी। यानी JIT पे अपने तहफ्फुज़ात के बावजूद आप इस प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे? मैं आपके प्रोग्राम में ये ऐलान कर रहा हूं कि गो मेरे तहफ्फुज़ात इमरान खान साहब के साथ हैं और दूसरी पार्टियों के साथ हैं, लेकिन मैं ये नहीं कि पार्टी बनने वाली बात है, असिस्ट करूंगा जनाब कि ये इस आदमी का किरदार ये है, ये जो आया है JIT में, इसको कल परसों पिंडी में लगाया गया है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसका करैक्टर क्या है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। और मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है, जरूरी नहीं 60 दिन तक एतराज करे, इनके रवैयों को देख के कहे कि इस क्रिमिनल केस को खराब करने के लिए हमने पूरी इनको सहूलत दी है कि ये क्रिमिनल केस की इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में इसलिए रोड़े अटका रहे हैं कि अपने पसंदीदा ब्लू आइड और अपने किराए के लोगों को भेज रहे हैं। और जो 2 सहारे रह गए हुए हैं, ISI और MI के जो रिप्रेजेंटेटिव आने हैं, उसके बारे में जनाब बाजवा साहब ने कहा कि वो बहुत जबरदस्त और हार्ड कोर के लोग होंगे, बड़े कमिटमेंट होगी, लेकिन इन दी एंड मुल्क के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जो पनामा जो डॉन लीक पे सुलह सफाई हो गई, एक दरमियानी रास्ता निकाल लिया गया, अगर पनामा में भी ऐसी सूरत हाल हुई, इसलिए मैं JIT को पार्टिसिपेट करने का ऐलान कर रहा हूं और मैं उसमें मुआवनत करूंगा सुप्रीम कोर्ट की, अगर किसी को कोई एतराज नहीं हुआ तो। शेख साहब, ये जो डॉन लीग मामला है, इसको एक टेस्ट केस के तौर पर ले रही थी अपोजिशन, और बार बार सोशल मीडिया पे और बयानात में इसका तस्करा हो रहा था कि इसमें पता चल जाएगा कि ISI और MI का रोल क्या हो सकता है पनामा केस के मामले में। तो अब तो क्योंकि वहां आप खुश नहीं है, तो यहां तो आप बड़े क्लियर हो गए होंगे, और एतजाज हसन साहब का स्टेटमेंट भी बीच में है, वो तो रिश्तेदारियां निकाल के बैठे हुए हैं। देखें, रिश्तेदारियां सबकी होती हैं, पर मैं नवीद मुख्तार साहब को जानता हूं फ्रॉम ओल्ड टाइम। ठीक। मैं जनाब बाजवा साहब को जानता हूं, उन्होंने FA गॉर्डन कॉलेज से किया, मेरे कॉलेज से जिसमें मैं पढ़ा था, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं नवीद मुख्तार साहब इज ए कॉम्पिटेंट मैन, और फौजी की चाहे रिश्तेदारी किसी से भी हो, वो असूल पे बात करेगा। वो अगर जो नवीद मुख्तार साहब जो है, जो सच की बात होगी वो करेगी। और तो सर फिर आप ये मान लेना कि डॉन लीग में इन्होंने वही किया, दोनों ने जो सच की बात थी, यानी जो भी फैसला है, जो भी उसमें निकल जाए, फिर यहां पे भी कोई सौदेबाजी नहीं कहता जी। देखिए मेरी बात सुने, मैं इस केस में नहीं हूं। उन्होंने बेहतर देखा होगा कि टावर टू टावर किसकी कितने काले हुई, उन्होंने बेशतर देखा होगा कि फलाना मोबाइल फलाना किसका। मैंने आपको बता दिया कि बाज़ ज़राए कहते हैं कि मोहतरमा मरियम बीबी जो है वो अपना फ़ोन नहीं इन कामों के लिए इस्तेमाल करती, कोई उनकी सहेली है उनका फ़ोन इस्तेमाल करती ठीक है। वल्लाह आलम बिस्सवाब, ये झूठ है ये सच है। मैं आपको ये बात कहता हूं कि ये एक दरमियानी रास्ता ज़रूर निकाला गया है, और ज़ाहिर है क्यों निकाला गया, लेकिन ये बात पनामा लीक में इस तरह नहीं होगी जी। पनामा लीक में हम पार्टी हैं, 3 पार्टियां, इमरान खान, शेख रशीद और जनाब सिराजुल हक साहब। सिराजुल हक साहब से मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे इज्जत बख्शी, वो लाल हवेली आए, बड़े अरसे से मेरा उनके लिए इन्विटेशन था। अब सूरत हाल ये है कि मुझे ये नहीं पता अभी तक, गो मैं कराची में साथ था, दादू में साथ था खान साहब के, लेकिन मैंने नहीं पूछा उनसे कि वो JIT में। मैं अपना बता रहा हूं कि मैं अपनी तमाम रिजर्वेशन के बावजूद इसमें मामलत के लिए पेश होऊंगा जी। ठीक है जी। शेख, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक से हम वापस आएंगे तो फिर अब 2 महाज हो जाएंगे। एक तो वो है जो JIT का मामला है, यानी अपने तहफ्फुज़ात के बावजूद आप लोग उसमें शामिल, और दूसरा वो है कि पब्लिक के अंदर मियां साहब के खिलाफ एक तहरीक चलाना। ये 2 महाज हुकूमत को कितना डैमेज कर सकते हैं, और इलेक्शन कब तक होंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं? एक तरफ JIT है, वो लीगल फाइट है, वहां पे सारा बर्डन अब हुकूमत के ऊपर शिफ्ट हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को और उनके बच्चों को साबित करना पड़ेगा मनी ट्रेल। अगर तो वो सही तरीके से JIT इन्वेस्टिगेट करती है तो,
और वहां पे भी आप कह रहे हैं कि आप लोग अपना कोई ना कोई किरदार जरूर रखेंगे, और दूसरी वो तरीके हैं जो मियां साहब के खिलाफ चल पड़ी है। कितना दबाव बनेगा, क्या इस बजट के बाद री इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? सर मैं तो चीख रहा हूं कि 2017 फाइनल ईयर है। नवाज शरीफ की कोशिश होगी कि अगला साल उसको मार्च मिल जाए, ताकि वो आइंदा उसके खिलाफ भी अगर हुकूमत बने तो वो सेनेट पे कब्जा करके मफलूज कर दे। सो उनकी कोशिश होगी कि किसी भी सूरत में उनकी बेटी जो है वो और इसहाक डार साहब ये महफूज रहे, इन पे कोई केस ना हो। उनके 3 इशू हैं। एक इशू ये है कि 2018 लग जाए और वो सेनेट पे कब्जा कर लें। दूसरा इशू ये है कि उनकी बेटी साहबा जो हैं मरियम साहबा और इसहाक डार और दैबिया पेपर मिल और ये नेल्सन और जो भी है इसमें ये बच जाएं। लेकिन अवाम की सूरत हाल जो है, मुल्क की जो सूरत हाल है, बड़े इंपॉर्टेंट इशू हैं। अवाम की सूरत हाल में जी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो इलेक्शन एक दरमियानी रास्ता है, और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो गया तो ये हादसा किसी को भी लेके डूब सकता है। जमहूरी हुकूमत को लेके डूब सकता है, इस सारे स्ट्रक्चर को लेके डूब सकता है, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि जब मुल्क बचाना अजीज होगा तो फिर ये जमहूरियत भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाती है। अल्लाह करे ऐसा ना हो। नवाज शरीफ के लिए एक ही रास्ता रह गया है। मैं नहीं समझता कि 60 दिन बाद, अभी मैं इस पे कह नहीं सकता। आज लतीफ खोसा से मैंने एक मीटिंग की है, सो अगर वो तैयार हुए तो मैं अपने साथ लतीफ खोसा साहब को रखूंगा इस JIT में, क्योंकि सरजील साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। बैरिस्टर सरजील जो हैं वो मेरे दोस्त और भाई हैं। और ठीक है, आप लतीफ खोसा साहब को आप कोशिश करेंगे कि उनके साथ मिलकर आप ये केस लड़ें। लेकिन शेख साहब मामला ये है ना शेख साहब कि इन 60 दिनों के अंदर बजट भी आ जाएगा, इन दिनों के अंदर सेंसस भी मुकम्मल हो जाएगा, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अपने इख्तिताम की तरफ चले जाएंगे। तो क्या वाकई में पाकिस्तान में कोई ऐसा गेम है जो इंतजार किया जा रहा है कि ये 60 दिन एक दफा निकल जाए और उसके बाद किसी की हुकूमत रहती है, रहे, जाती है, जाए? ये 60 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 60 के आप 90 लगा लें। पाकिस्तान में 60 नहीं होते, 90 दिन होते हैं। 90 दिन बाद ही किसी का खाना खराब हो जाता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि जो इदारे सेंसस कर रहे हैं उनको हदायत मिल चुकी है कि वो इलेक्शन शुमारी की भी तैयारी रखें। ये ना ये मुल्क इलेक्शन में चला जाए और फिर ये सारा ढांचा एक दफ़ा, क्योंकि इस दफ़ा फेयर इलेक्शन के लिए लोगों की सोचें हैं, और इस दफ़ा लोगों की सोचें हैं कि फ़ौज जो है वो पोलिंग के डब्बे पे भी खड़ी हो। फौज जो है सिर्फ पोलिंग स्टेशन के बाहर ना हो बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर भी खड़ी हो। और दूसरी बात जो आपने की, बजट, ऑफ कोर्स ये बजट पेश करना चाहते हैं कर लें, आगे सत्यानाश कर दिया मुल्क का। देखें ना, बजट पेश करना भी कोई आसान बात नहीं है। बजट पेश करने की कितना एक मकरूज करेंगे हमें ये कितना। और जो सी पैक लिए बैठे हैं, मैं सी पैक का सबसे बड़ा हामी हूं। मैं उन स्टूडेंट लीडरों में से हूं जो बचपन में चीन के ख्वाब देखा करते थे और हिमालय से बुलंद और हर मौसम की दोस्ती। लेकिन ये सी पैक कहीं हमारी सॉवरेंटी के लिए भी मसला ना बन जाए, और जो हम तरक्की की राह देख रहे हैं वो तनज़्ज़ुली का एक दरवाजा ना खोल दें और एक ऐसे खुले होल में हम दाखिल हो जाएं जहां से निकलना मुश्किल हो। सो आंखें खुली रखने की जरूरत है। हमने देखें अपने फौजियों को सऊदी अरब भी भेज रहे हैं, ठीक है, और वो मुतालबा भी कर रहे हैं कि हम जनाब अली हमें फील्ड मार्शल बना दिया जाए। वो अब मुतालबा भी कर रहे हैं कि हमारी यूनिफॉर्म भी पाकिस्तान की हो। हम किस खेल में जा रहे हैं? वी शुड रियलाइज दैट कंट्री इज इन सीरियस कंडीशन। नवाज शरीफ को बचाना कोई मसला नहीं, नवाज शरीफ बच जाए जी। पाकिस्तान का बचना बड़ा जरूरी है, और हर वो जिम्मेदार आदमी जो अहम सीट पर बैठा है, चाहे उसका अदारा पुलिस है, चाहे रेंजर्स है, चाहे फौज है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है, उसका फर्ज है कि अपनी जान हथेली पर रख के मुल्क को बचाए और मुल्क के गद्दारों को, मुल्क के मुनाफिकों को, मुल्क के बेईमानों को, मुल्क के चोरों और लुटेरों को नेस्त और नाबूद करके रख दे और इस मुल्क को आगे ले। वेलकम बैक नाजरीन। शेख साहब, टीटीपी और जमातुल अहरार के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान की गिरफ्तारी, उसने अपने आप को खुद पेश किया फौज के सामने और फिर एक स्टेटमेंट
आपने सुन लिया होगा, 5 मिनट से जायद की एक टेप है ISPR ने जारी किया जिसमें उसने एतराफी बयान दिया और खास तौर पे इसमें जो चीजें हैं वो अफगान इंटेलिजेंस और रॉ के हवाले से है। उसने कहा कि हम लोग बाकायदा इंडियन एजेंसी और अफगान एजेंसी से मदद लेकर पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते थे और इस पर उसने कहा कि हमारी क़यादत ने यहां तक कहा है कि अगर इनको नुकसान पहुंचाने के लिए इसराइल की मदद लेनी पड़ी तो वो भी ले लेंगे। शेख साहब, ये कितनी खतरनाक सिचुएशन थी और अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें, इसमें कोई बात नई नहीं है। ये एहसानुल्लाह एहसान का बयान कोई नया बयान नहीं है। पाकिस्तान की एजेंसियां कब से रो रही हैं। ये अफगान कमर्शियल काउंसलर जो अफगानिस्तान में इंडिया ने खोले हैं। अभी जो दुनिया का सबसे बड़ा बम मारा गया है पाकिस्तान की सरहद पर, मैंने रात अफगान एम्बेसडर थे, ब्रिटिश हाई कमीशन की दावत पे, और जनरल एहसान भी थे, और डिफेंस के जो पाकिस्तान बने हैं, क्या नाम है उनका, जनरल रिटायर्ड जो है, वो भी खड़े थे, तीनों थे। मैंने उस अफगान एम्बेसडर से पूछा कि भाई ये बम अमेरिका ने हमें दिखाने के लिए मारा है या आपको बता के मारा है या हमें बता के मारा है? उसने कहा जी मैं आऊंगा लाल हवेली और फिर इस पे बात होगी कभी। मैंने कहा भी तुम्हें तो कम से कम पता होगा। उसमें 11 आदमी इंडियन के मारे गए हैं जी, किसी ने ये खबर नहीं लगाई। हमारे बॉर्डर पर इंडिया जो है उसके 11 आदमी इन रॉ के और इन दहशतगर्दों के कैंप में मौजूद थे। ये जंग इंडिया की खत्म नहीं हुई, ये जंग अनडिक्लेयर वॉर है। वो पाकिस्तान को जंग में नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान असम की सरहदों तक उसको उड़ा के रख देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा। इसलिए वो पाकिस्तान को अंदर से मार रहा है। उसने अनडिक्लेयर वॉर की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ। ये तो मुझे कहते कहते मेरा गला सूख गया है कि पाकिस्तान को सरहदों से खतरा नहीं है, पाकिस्तान को अंदर से खतरा है। और पाकिस्तान के गिरदो नवा की जो सूरत हाल बन रही है वो इतनी खौफनाक और पचीदा है कि ये नालायक और नकम्मे और इकट्ठू और करप्शन खोर और करप्शन की मशीनें अगर ये पाकिस्तान पे मुसल्लत हुई तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की सावरेंटी को, शदीद पाकिस्तान की सालमियत को, ताकि लोगों को समझ आ जाए ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए शदीद खतरात हैं। एक जरदारी साहब ने कल जरदारी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि अगर मैं, देखिए मेरी बात सुने, आज एक इलेक्शन कमीशन ने एक दिया है कि रावलपिंडी के मेयर को उठा के बाहर फेंक दिया है और कहा कि भाई ये वही है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले किए थे। अब भी इलेक्शन हुआ, ये नवाज शरीफ की टीम है जी, ये नवाज शरीफ की टीम है। आबद शेर अली, राणा सनाउल्लाह थका हुआ रिंग पिस्टन बैठे शक्ल पे देख पड़ी हुई है। और ये आबद शेर अली, सरदार नसीम, ये वो लोग हैं नीफी टाइप के लोग। आज सरदार नसीम को, मेयर को उन्होंने उठा के बाहर लगा दिया। उन्होंने कहा जी ठप्पे लगा रहा था। ये चारों जजों ने कहा है, चारों इलेक्शन कमीशन के जजों ने कहा है। और ये वही शख्स है जो लीड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में हमले की। ये मैं जब कहता था तो कोई इस पे उसका वजन नहीं था। अब उनके अंदर से उन्हीं के काउंसलरों ने ये रिट की है और सारा इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया, मखसूस नशिस्तें नल एंड वाइड हो गई हैं और मेयर और डिप्टी मेयर नल एंड वाइड हो गया। सो सियासत तो आप देखें, एक केस गया उनके पास और एक इंसाफ पे मबनी फैसला आया है। और इसी तरह पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में रॉ शाह, ये सारे दूसरे मामलात जो हैं ये पैसों के जोर पे चल रहे हैं। इकोनॉमी का डिजास्टर है, बाज लोग पैसे के लिए जीते हैं। देखें, उस दहशतगर्द में कोई फर्क नहीं जो पाकिस्तान की सालमियत पर बम फोड़ देता है अपने घर की बेहतरियों के लिए, और उस सियासतदान पर जो पाकिस्तान की माशी तबाही के लिए पाकिस्तान का सरमाया बाहर मुंतकिल करता है। शेख साहब, मैं इसमें सिर्फ दिया था एक सवाल का माशी दहशतगर्द और सियासी दहशतगर्द। ठीक है जी। सरदारी साहब ने कहा कि अगर ये बम उनके दौरे हुकूमत में चलता या वो आज नवाज शरीफ साहब की जगह पे होते तो वो फौरन अमेरिका जाते और जाके इसका हिसाब मांगते कि ये बम क्यों चलाया है। आपको लगता है सर कि सियासी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया इस हुकूमत ने कि वो जाकर खारजी सतह पे इस मामले को उठाते कि हमारे बॉर्डर पे दुनिया का सबसे बड़ा बम आपने बॉर्डर के किनारे पे मारा? यार इमरान क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो। जिस मुल्क का वजीर खारजा ही नहीं है, क्या पिद्दी का शोरबा। जिस मुल्क का वजीर खारजा ही नहीं है यार। इमरान, तुम इतने बड़े एंकर हो, तुम्हें ये सवाल करते हुए ये भी सोचना चाहिए। सर जरदारी साहब ने कह दिया, मैं क्या करूं सर? की टीम में कोई सर जरदारी, ये इख्तिदार से उतर के हम लोग सारी बातें करते हैं। ये दोनों कैंडिडेट नवाज शरीफ और जरदारी साहब दोनों हेलरी के साथ मिले हुए थे, दोनों हेलरी की फंडिंग कर रहे थे।
देखें ये तो ट्रंप ऊपर से टपक पड़ा। शेख रशीद वाहिद आदमी था जो कह रहा है यार ये बात ऐसी कर रहा है कि ट्रंप आ सकता है। आप सब एंकरों ने मेरा मजाक उड़ाया कि शेख रशीद कहता है ट्रंप आ जाएगा। अगर मेरी कोई शाट ठीक लग जाए तो आप उसका मजाक उड़ाते हैं, अगर गलत हो जाए तो आप कहते हैं जनाब ये तो ये भी गलत। मियां साहब के बारे में तो सही नहीं लगती आपकी शाट। मैं दयानतदार, लिसन फिर टाइम खत्म हो जाएगा। सियासतदान इख्तिदार से उतरने के बाद पाकिस्तान में और है, एक दूसरे के पेट चाक करते हैं, एक दूसरे को रस्सा डाल के घसीटते हैं, वक्त आने पे एक हो जाते हैं। जब अवाम के वोट को फंसाने का मसला होता है ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अंदर से इनके एजेंडे जो हैं मुल्क को लूटने से परहेज नहीं करते, और जो लोग हैं अगर ये समझ गए तो ये मुल्क सुधर जाएगा, अगर ये ना समझे तो ये मुल्क नहीं सुधरेगा। ठीक है शेख साहब, बड़ी मेहरबानी, आप शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।